हेलो प्यारे, मैं अली सर आपके अपनी क्लास मैथ वाले सर में पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बाबू, आज बहुत ही जबरदस्त जानदार टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो है दो हजार 2023 में जो वैकेंसी एसएससी जीडी के आने वाली है, उसी के ऊपर पूरा स्पेशल बात करूंगा। मैं अपनी संस्था से मेरे संस्था से मैक्सिमम इस साल पिछले साल जब मैंने इस स्टार्टिंग किया था इस कैमूर जिले में 50 से ज्यादा बच्चों ने रिजल्ट किया था और सब लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया। जिस स्टडी प्लान को वहां पे मैंने बताया, उन बच्चों ने जिस तरीके से किया, जो बुक्स फॉलो किए, जो टाइम टेबल फॉलो किए, जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की, वो सारा कुछ आपके साथ मैं आज शेयर करने आ रहा हूं। मेरे प्यारे बाबू, मैं दिल से बता रहा हूं, अगर 6 महीने तक जितनी ये क्लास में अभी बातें आगे बताऊंगा, अगर 6 महीने तक इन सारी बातों का आपने मान लिया और उस तरीके से आपने मेहनत किया, तो आपको रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। जो बुक, जो टाइम टेबल, जो स्ट्रेटजी, जो प्लान, जितने आवर्स की मैं बताऊंगा, सिर्फ पूरे दिल से एक बार फॉलो करके देखिएगा, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। और आपको खुद लगेगा सर जो तुम बता रहे हो सच में एक्चुअल में बहुत इफेक्चुअल है, बहुत बढ़िया है। प्यारे बाबू, जैसे देखिए, मैं आज जो बात करूंगा, वैकेंसी 80,000 आ रही है कि 1 लाख आ रही है कि 50,000 आ रही है, उसमें नहीं बात कर रहा हूँ। वैकेंसी एक भी आएगी ना, एक सीट से आपको अपना मतलब, कितना वैकेंसी आ रहा है उससे नहीं मतलब, एक सीट से खाली मतलब है आपको। तो उस एक सीट के बारे में खाली आज चर्चा चलेगी, कैसे कोई भी बच्चा अपनी थोड़ी सी मेहनत से जीडी क्वालिफाई कर सकता है। सुनिएगा, देखिए, जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं ना, कोई भी एग्जाम हो आगे लाइफ में, जीडी के अलावा भी कोई एग्जाम हो, तो एग्जाम के तैयारी से पहले एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम किस बेस पे होता है, एग्जाम के क्या मतलब लेवल है क्वेश्चन पूछने का, क्या स्ट्रेटजी है। देखिए, जो आपका जीडी एग्जाम होता है वो 4 सेक्शन में होता है। वो 4 सेक्शन होते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीके जीएस, और आपको अगला जो चौथा आएगा मेरे प्यारे बाबू लोग, वो आएगा हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश, ये 4 पॉइंट्स आएंगे। एग्जाम जो होगा आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा, या हिंदी और इंग्लिश होगा। ये 4 सेक्शंस आते हैं। चारों सेक्शंस के लिए आपको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट दिए जाते हैं। आपको हर एक चीज बताऊंगा कि टाइम का इफेक्ट कैसे यूज करें, एग्जाम में कैसे टाइम का सही यूटिलाइज करते हैं। और सबकी क्वेश्चंस जो होते हैं 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। 25-25 क्वेश्चन होते हैं, सब इसी में रिकॉर्ड हो रहा है भाई। 25-25 क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे 25-25 क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शन से। देखेंगे तो प्यारे बाबू मेरे, जो आपका एग्जाम होगा वो 90 मिनट का होगा। 90 मिनट समझ रहे हैं, 1.5 घंटा देगा, और हर एक सेशन से 25-25 सवाल आएंगे। प्यारे बाबू मेरे, प्यारे भाइयों मेरे, यहाँ पे आप समझेंगे प्लान क्या है कि मैथ्स की सबसे पहले जो हमारा 25 नंबर का मैथ का वेटेज रखता है, उसकी तैयारी कैसे करें। देखिए, मैथ में सिर्फ मैथ पढ़ना होता है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे बच्चे ये मैथ्स में ये कंफ्यूजन रहता है कि अर्थमेटिक से ज्यादा सवाल आते हैं कि एडवांस मैथ से ज्यादा सवाल। बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं जानते होंगे अर्थमेटिक मैथ्स किसे कहते हैं, एडवांस कैसे कहते हैं। जैसे समझो, चैप्टर का नाम ले लो, मेंसुरेशन यानी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। 4 चैप्टर को एडवांस में गिना जाता है। क्षेत्रमिति, ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री और बीजगणित को 4 चैप्टर को एडवांस मैथ में गिना जाता है। और जो भी बच्चे लाभ, हानि, बट्टा, प्रतिशत, आपका क्रय मूल, विक्रय मूल, लाभ, जितनी भी आगे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो सारे चैप्टर किस में आते हैं, अर्थमेटिक। तो मैथ को 2 पार्ट में बांटा गया है। आपका वेटेज जो होता है सबसे ज्यादा अर्थमेटिक होता है, सबसे ज्यादा आपका अर्थमेटिक आता है। एडवांस सिर्फ एक चैप्टर आता है, वो आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन सिर्फ एडवांस से एक टॉपिक आता है, मेंसुरेशन यानी जियोमेट्री, सॉरी यार, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो आपका क्षेत्रमिति खाली पढ़ लेंगे एडवांस मैथ में, और पूरा जो सेक्शंस आता है अर्थमेटिक का आता है। आपके पूरे सवाल, जैसे अभी मैं गूगल्स पे अभी सर्च करके दिखाऊंगा, अभी इसमें नेट गूगल खोल के कि वो क्या है, वो अभी अभी बाद में समझाना है, अभी यहाँ पे समझाते हैं। तो एडवांस मैथ में सिर्फ मेंसुरेशन आएगा, अर्थमेटिक में सब आता है। अर्थमेटिक में कंप्लीट नंबर सिस्टम, लाभ, हानि, बट्टा सब पढ़ के आपको जाना है। तो सर मैथ्स की तैयारी कैसे करें। देखिए, मैं आपको बता दूं कॉमन बात, जीडी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके पैटर्न पर जो सवाल बनाएंगे, तो जीडी बहुत हायर लेवल का मैथ्स नहीं ट्रैक करता है।
वो उसका लेवल मीडियम रहता है, ना तो कहेंगे बहुत आसान भी रहता है। पहले की तुलना में इस बार जो जीडी हुआ है, अभी जो उससे पहले जीडी हुई थी, उसकी तुलना में इस बार जो जीडी हुआ था, उसका मैथ का लेवल थोड़ा-सा अच्छा लगा था। मैथ में अच्छा क्या रखा था कि मैथ के जो क्वेश्चन थे थोड़े से डाटा कैलकुलेटिव था, अदरवाइज क्वेश्चन और लैंग्वेज और चीजें वही थी। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि अगला पेपर होगा कुछ भी नया दे देगा, ऐसा कभी नहीं होता है और ना आज तक कभी हुआ है। आपको जो भी सिलेबस प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हुए हैं, जो पिछले 4-5 साल जो भी परीक्षे हुए हैं, उन सारे का प्रीवियस ईयर लगा के देख लीजिए और उनके सवाल आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो समझिए कि आगे आने वाला परीक्षा भी आप क्वालीफाई कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम को क्वालीफाई करने का एक ही रहस्य है, उसके प्रीवियस ईयर जिसके बेस पे टीचर भी पढ़ाता है, बोलता है कि पेपर में लड़ेगा, वो अपने घर से नहीं लाता है क्वेश्चन बनाता है, वो प्रीवियस ईयर देखता है और उसी पैटर्न पे पढ़ाने लगता है। देन संभावना 90% होती है कि वही सवाल आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए, मैथ की तैयारी कैसे करें? कौन सा बुक फॉलो करें? कौन से टीचर्स को पढ़ें? किस तरीके से तैयारी करें? देखिए, यहाँ पे मेरे को देखने वाले 2 तरह के बच्चे होंगे। एक एकदम फ्रेशर जो आज तक कभी क्लास ही नहीं किया होगा, जनरल कॉम्पिटिशन, पहली बार जीडी का तैयारी करेगा। एक बच्चा जो ऑलरेडी सिलेबस पढ़ चुका होगा और वो तैयारी करे। इन दोनों बच्चे के लिए 2 अलग-अलग प्लान होंगे। देखिए, जो लोग अभी तक शुरुआत तैयारी करने जाएँगे पहली बार, तो उनको तो ये काम करना होगा कि आपको बेसिक ज़ीरो लेवल से इंक्रीज़ करके पूरा मैथ का सिलेबस पूरा करना चाहिए। पहले आपको एक बार ज़रूर किसी भी टीचर से फाउंडेशन बैच कर लेना चाहिए। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनके फाउंडेशन क्लासेस कंप्लीट हैं, वो क्या करेंगे कि इसके लास्ट प्रीवियस ईयर के सवाल उठा लेंगे, 5 साल के मैथ्स के। लास्ट प्रीवियस ईयर का सेट कोई भी उठा लीजिए, मॉक टेस्ट उठा लीजिए, उनको सॉल्व करिए। अगर उनको सॉल्व कर लेते हैं तो जो लेटेस्ट अभी हाल-फिलहाल में जो नया-नया एग्ज़ाम हुआ है, जो अभी जैसे सीएचएसएल का पेपर हुआ, एमटीएस का पेपर हुआ, तो ये जो हाल-फिलहाल में अभी तुरंत एग्ज़ाम गुज़रा है, उन सारे एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर बस 1 साल पीछे का लगा लीजिए पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो लगा लीजिए। इससे आपको ये आइडिया लगे, क्योंकि एसएससी देखिए, एसएससी एग्ज़ाम एसएससी ही लेती है, एसएससी बोर्ड ही लेता है, एसएससी जीडी का भी, सीएचएसएल का भी, एमटीएस का भी, सीजीएल का भी, सीपीओ का भी। तो सारे एग्ज़ाम अगर ये लेता है तो इनके सारे एग्ज़ाम में इसके जो पैटर्न्स होते हैं लगभग-लगभग सेम रखता है, कुछ बदलाव नहीं आते। तो प्यारे बाबू, मैं कहूँगा कि लास्ट ईयर की जो सीएचएसएल, एमटीएस जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनके प्रीवियस ईयर लगा लें। अभी हाल फिलहाल पुराना सवाल मत लगाइए। बहुत सारे बच्चे किरनिया और राकेश यादव सब बुक से ले लेते हैं। वो जो 10-10 हज़ार क्वेश्चन बनाए, 50-50 हज़ार उनको बनाते हैं। उतना वक़्त नहीं है आपके पास कि आप बनाइएगा और वो सारे सवाल अब नहीं आते। अब पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। तो आप अभी जितने लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, पिछले 1-2 साल के अंदर सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल जो भी हुए हैं, उनका प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो मैथ के लिए जो लोग नहीं पढ़े हैं, फ्रेशर बच्चे फाउंडेशन पढ़ेंगे, जो फाउंडेशन पढ़ चुके हैं, वो लास्ट 2-3 साल के सवाल खाली सॉल्व करेंगे, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं करना है। अब आगे आपके सवाल आएगा, सर मैथ्स में और किस-किस टीचर को कैसे फॉलो करें? देखिए, हम बताते हैं। आज की जो जनरेशन है, जितनी सुविधाएँ दी हैं, तो उतनी आप लोग के मन में कन्फ्यूजन भी पैदा हो गया है। देखिए, अगर आपके पास चॉइस है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको पापा ने चॉइस रखा कि शादी करोगी कटरीना कैफ से कि काजल अडवाणी से। आपको हमने 2 ऑप्शन रख दिया कि या तो कटरीना से करना है, या तो काजल अडवाणी से करना है। अब मैंने 2 ही चॉइस ही रखा है, 2 ही गो से शादी करना है। जब पापा ने ऑप्शन ही 2 गो कर दिया, तो कोई एक को चॉइस करोगे। भैया मजबूरी है भाई, या तो कटरीना से या काजल से करोगे। अब पापा ने कहा था जितनी बॉलीवुड, भोजपुरी या जितनी दुनिया में हीरोइन है कुल से बोल तो कौन से प्यार करेंगे। तो कन्फ्यूजन होगा, कभी आपको कटरीना अच्छा लगेगी, कभी आपको करीना अच्छा लगेगी, कभी काजल अच्छा लगेगी, कभी आपको कोनो अच्छा लग जाएगी, मतलब वो हरियाणा की है ना, सपना चौधरी अच्छा लगेगी, तो आपको कोई अच्छा लग जाएगी। फिर तो आपके पास बहुत ऑप्शन हो गए, तो कन्फ्यूजन पैदा होगा। यही दिक्कत हुआ। जब पढ़ाई बढ़ा, शिक्षा जगत में जब एजुकेशन बढ़ा, इसमें दिक्कत हुआ कि हज़ारों यूट्यूब पे टीचर आ गए हैं। और हज़ारों तरह की चीज़ें आ गई यूट्यूब पे, हज़ारों किताब मार्केट में है। बच्चा कन्फ्यूज़ है किसको पढ़े, किसको ना पढ़े। देखिए, मैं आपको बता दूँ, मैथ्स के लिए फाउंडेशन बैच कर लीजिए, किसी भी टीचर का नोट्स बना लीजिए पूरा और उन नोट्स को कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर बना लीजिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बार-बार बनाने से आएगा, इसका और कोई दुनिया में रास्ता नहीं है। मैथ्स को कोई भी नोट्स आपको टीचर उसके 3 से 4 बार बना लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉलो कर सकते हो, डिग्री के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए 3 से 4 बार आप नोट्स लगा लीजिए। नोट्स लगाने के बाद लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बस आपका इतना मेहनत कर लेना है,
और एक बात याद रखिएगा, कहा गया है ना, 10 बुक पढ़ने से बढ़िया एक बुक को ही 10 बार पढ़ लीजिए, वो आपको ज्यादा ज्ञान देगी। यही काम करना है, प्रीवियस ईयर को एकदम दिल से लगाना है कि दोबारा इसमें से कोई भी सवाल पूछे, दोबारा कोई नोट से सवाल पूछे तो हमसे नहीं फंसना चाहिए। नए नए किताबें, नई नई चीजों पे मत जाइए भाई, बस 2 काम करिए, फाउंडेशन नोट्स पूरा करिए, प्रीवियस ईयर पेपर पूरा कर दीजिए, बस क्लियर हो गया मैथ। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग का एसएससी का लेवल आपको सबको पता है कि बहुत हायर नहीं होता है। तो बच्चे बहुत सारे रीजनिंग में भी बहुत टाइम देते हैं। देखिए आप समझिए कि आपका एग्जाम आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, तो उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस पे मत ध्यान दीजिए जिस पे एग्जामिनर कम एक्सपेक्ट करता है। जिनका अगर मैथ अच्छा होता है तो लगभग लगभग वो रीजनिंग भी बहुत अच्छा कर जाते हैं, कर लेंगे। तो आपको रीजनिंग के लिए कुछ अलग नहीं करना है। किसी भी टीचर का, अगर आप पहले फ्रेशर बच्चे हैं तो फाउंडेशन बैच पढ़ लीजिए, फाउंडेशन बैच पढ़ लीजिए, बस एक बार पढ़ लीजिए। और अगर आप फ्रेशर नहीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप लास्ट 5 ईयर के सवाल लगा दीजिए। अभी जो लास्ट पिछले 5 साल एग्जाम जितने हुए हैं, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, ये सब लगा दीजिए। आपका रीजनिंग हो गया पूरा, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। फ्रेशर हैं तो फाउंडेशन बैच पढ़ने के बाद ये काम करिए। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप सिर्फ लास्ट 5 ईयर के रीजनिंग के सवाल लगा लीजिए, फिर मॉक सॉल्व कर दीजिए, आपका तैयारी बेस्ट हो जाए। रीजनिंग में इतना ही पढ़ना है, फाउंडेशन ये, कुछ अलग से नहीं, कोई किताब मार्केट में कुछ नहीं जाना, जितना बता रहे हैं वही करना है। आगे जीके जीएस और जीएस के लिए क्या करें, करंट अफेयर आ रहा है, देखो हम आपको बताते हैं। आपका एसएससी जो पेपर लेता है उसमें जीएस और जीके जीएस जो आती है, बहुत मतलब ना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, कुछ भी आता है। एसएससी का जीएस बहुत मुश्किल माना जाता है, इसलिए मुश्किल माना क्योंकि इसका कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। कभी हिस्ट्री से 4 सवाल देंगे, कभी हिस्ट्री से सवाल ही नहीं पूछेगा, कभी बायोलॉजी से 6 सवाल देंगे, कभी बायोलॉजी पूछेगा नहीं। ये बड़ा मतलब लैग करता है, बहुत डिफरेंस आ जाते हैं। तो आपको जीके जीएस के लिए मेरे प्यारे बाबू मैं एक ही रामबाण बताऊंगा कि आपने जीएस का अगर फाउंडेशन कहीं से पढ़ रखा है, जीएस में फाउंडेशन जो क्लासेस चलती हैं पढ़ रखा है, जिसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी सब आता है, याद रखिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साथ साथ साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, फिर कंप्यूटर के बाद साथ सब। तो बाबू मेरे जीएस के लिए आप फाउंडेशन अगर पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो किसी भी टीचर का, खान सर हैं और अदर टीचर्स इंडिया में, उनको पढ़ लीजिए। फाउंडेशन पढ़ने के बाद कुछ मत करिएगा, एक घटना चक्र बुक आती है, और आपको एक रहस्य बता दूं कि जो जीडी में चाहे एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें 90% जीके जीएस प्रीवियस ईयर रहता है, 90% सवाल रिपीट रहेगा। लास्ट 5-6 साल का सवाल लग जाए 100% लड़ेगा। मान लीजिए जीएस के लिए आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, अगले 10-12 साल का भी पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर। याद रखिए ना, छोड़िए ना उतनी बात। घटना चक्र एक किताब आती है मार्केट में, इसको लगा लीजिए और पेपर दे के आइए, देखिए 90% सवाल यहीं से पूछा हुआ था। ये घटनाचक किताब में खूबी क्या है, खूबसूरती क्या है कि जिससे आपका जीएस में अच्छा रैंक आएगा। ये सवाल जो आया है वो तो बताएगा ही, लेकिन साथ-साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। इससे फायदा क्या होता है कि एसएससी जब पहले साल सवाल बनाई होगी, तो अगले साल भी उसी पैटर्न पे बनाना चाहेगी। हाँ, कॉमन सी बात है। फिर क्या करेगी, उसी में से कुछ सवाल क्रिएट कर दिए, उसी को लैंग्वेज चेंज कर दिया, घटनाचक्र पहले से ही करके दे देता है, ताकि आपका एग्जाम बहुत बेस्ट हो जाता है। तो मेरे समझ से जीएस के लिए एक बार फाउंडेशन पढ़ के ये घटनाचक्र बुक को कम से कम 3 बार पढ़ लीजिए। 3 बार पढ़ लीजिए, घटनाचक्र जो किताब है, उसे जीडी के लिए 3 बार पढ़ लीजिए। खाली प्रीवियस ईयर, इसमें सीजीएल से एंड सबका प्रीवियस ईयर है, इन्हें उठाइए। घटनाचक्र अभी लेटेस्ट जो 2022 में किताब आई है, उसको 3 बार लगा लीजिए प्रीवियस ईयर को, और पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। कहते हैं ना, एक किताब पढ़ना है, 10 किताब नहीं, एक किताब पे रिलाई होना, लेकिन उसी किताब को बार-बार, कम से कम 3 बार पढ़ लीजिए, फाउंडेशन पढ़ लीजिए। मैं बता रहा हूँ जीएस में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएँगे, यानी 25 में से 15-16 सवाल आपके सही हो सकते हैं। साथ-साथ यहाँ पे करंट अफेयर आता है, तो आप लोग देखिए इतना करंट अफेयर पे टाइम मत दीजिएगा कि ज़्यादा समय बर्बाद, बच्चे घंटों भी करंट अफेयर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। 2 से 3 सवाल आते हैं करंट अफेयर के, और लास्ट 6 महीने के आते हैं। आप मंथली जो 1 महीने का जो किताबें आती हैं, जो स्पीडी स्पीडी करके अलग-अलग पब्लिकेशन देता है, करंट अफेयर के लास्ट 1 महीने का किताब ले लेके उसको आप याद करते जाइएगा, पर मंथ याद कीजिए, अगले यही अभी याद करते जाइए। जीडी उधर अगर मार्च अप्रैल में एग्जाम होता है जीडी का, तो मेरे प्यारे बाबू आप अगले ये 6 महीने का खाली जीएस याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर याद कर लीजिए। तो आप मंथली करंट अफेयर लेके उसे याद करिए, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पे समय बर्बाद मत करिए। बच्चे यहीं से बचना है, तभी आपका रिजल्ट होगा। आगे आते हैं, कुछ बच्चों का इंग्लिश होगा और कुछ बच्चों का हिंदी होगा। तो हिंदी के लिए देखिए, आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्लास कैसे करें, चीज़ करें। देखिए हिंदी एक ऐसी भाषा है, लैंग्वेज है,
जो आप सीख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बिहार यार और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग के लिए हिंदी बहुत आसान हो जाता है। तो आप हिंदी बहुत ईजी हो जाएगा। हिंदी के लिए देखिए हम बता देते हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं, 2-4 टीचर्स हैं, जैसे एग्जामपुर है, विवेक सर पढ़ाते हैं। साथ-साथ अंकित भाटी सर हैं, जो आपकी हिंदी क्लासेस लेते हैं। अलग-अलग और भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं, नमन सर, नवीन सर कुछ करके हैं। इन लोग का यूट्यूब से हिंदी का मैराथन क्लास है, 12-12 घंटे का, 24 घंटे का, ऐसा कुछ मैराथन है। उन्हें पूरा देख लीजिए। उसके बाद लास्ट 5-6 सवाल में जो सवालें आए, उनको बना लीजिए और इसके अलावा हिंदी के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप इतनी मेहनत के साथ-साथ निकाल सकते हैं। इन लोगों का क्लासेस 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको ऐसे क्लैरिटी आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना है हिंदी के लिए, यूट्यूब क्लास पढ़ लेना है, किसी भी टीचर का मैराथन हिंदी देखिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा और साथ-साथ बाबू इनकी हिंदी की प्रैक्टिस के लिए लास्ट प्रीवियस ईयर वही या मॉक टेस्ट लगाइए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे इंग्लिश लिए होंगे, तो इंग्लिश के लिए आप कुछ नहीं करना है, एक ही रामबाण बुक्स है इसके लिए, नीतू मैम प्लिंथ ऑफ द पैरामाउंट। नीतू मैम की इंग्लिश की किताब आती है प्लिंथ ऑफ पैरामाउंट, पहले आती थी, अब केडी के पब्लिकेशन से आती है। तो केडी के पब्लिकेशन की नीतू मैम की इंग्लिश की किताब आती है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इन दोनों किताब को 100% लगा लीजिए, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। दो किताब को पूरे दिल से सॉल्व कर जाइए, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, वन ये सब याद कर जाइए। यहाँ से आपका कम से कम 70% संभावना बन जाएगी सवाल को टच करने। क्यों? क्योंकि एसएससी का पूरा पैटर्न इनकी किताब से मैच करता है। जितनी भी टॉपर्स के आप वीडियो देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे, सारे टॉपर्स इस किताब को प्रेफ़र करते हैं। आप इंग्लिश के लिए कोई भी फाउंडेशन बैच पढ़िए, फिर नीतू मैम का दोनों बुक सॉल्व कर दीजिए, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चारों सिलेबस का आपका पूरा प्लानिंग था कि कैसे चारों सिलेबस की तैयारी हम करें, किन-किन टीचर फॉलो करें। जो ये मैंने बात बताई ब्लाइंडली एकदम आँख बंद करके इन बातों पे भरोसा कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। साथ-साथ मेरे बाबू इन सारी चीज़ों को करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है बाबू मेरे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट। नाम तो सुना होगा, मॉक टेस्ट। आपके रिजल्ट दिलाने का सबसे बड़ा श्रेय मैं इसी को देता हूँ। कोई भी ऐसा जो ऑलरेडी जीडी क्वालीफाई है, जितने भी बच्चे को उनसे कभी बात करिएगा। कोई भी एग्ज़ाम अगर CHSL में कोई भी एग्ज़ाम कोई भी निकाला होगा ना, इतना जान लीजिए मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, बिना मॉक टेस्ट का क्वालीफाई नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, मॉक टेस्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा रिजल्ट बर्बाद हो जाता है। आप बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन नहीं ले सकते। प्यारे बाबू आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, कौन-सा मॉक टेस्ट देना है, कैसे कितने घंटे पढ़ा है, मॉक टेस्ट कैसे लगाया जाता है, सारी प्लान मैं बताऊँगा। आप में भी अब 2 बच्चे आएँगे, एक वो होंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ऑलरेडी मॉक दे रहे होंगे, एक वो होंगे जो एकदम फ्रेशर होंगे। आप फ्रेशर भी हैं, तो आप मॉक ज़रूर लगाइए। फ्रेशर बच्चे सोचते हैं भैया पढ़ ले, सिलेबस पूरा हो जाए भैया मॉक लगाएँगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फ्रेशर बच्चा भी मॉक टेस्ट को दे सकता है। मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा ये होगा कि आपको आइडिया लगेगा हमें क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है। और फिर ये समझ में आएगा आपको मॉक टेस्ट देने से कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना क्लास की है, क्या उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पे टच कर रही हैं? क्या वो सिलेबस यहाँ पे आ रहा है? अब मॉक लगाने से फ्रेशर बच्चों को फ़ायदा ये होता है, आपको पूरे मन में आइडिया क्लियर हो जाएगा, क्या-क्या पेपर में आता है, किस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस तरह की चीज़ें। सबसे ज़रूरी है मॉक टेस्ट लगाते समय शुरुआती में क्या करते हैं, अलग-अलग बहुत सारे यूट्यूब पे चाहे नेट से पब्लिकेशन का उठा लेते हैं और लगाते हैं, फिर डिमोटिवेट होते रहते हैं। कभी ये गलती मत करिएगा। आप जब भी मॉक लगाइए पहले प्रीवियस ईयर लगाना है आपको। सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर। कोई भी फालतू किसी भी पब्लिकेशन को नहीं लगाना है, कोई भी बच्चा हो, फ्रेशर हो चाहे ऑलरेडी बना चुके हो, आपको पहले प्रीवियस ईयर का मॉक लगाना है, पहला काम। आप फ्रेशर हैं, तब पर भी मॉक ज़रूर लगाइए। 5 नंबर आवत है, 10 नंबर आता है, मैटर नहीं करता है। ये समझ में आएगा क्या आता है, नहीं आता है, कैसे सवाल होते हैं और धीरे-धीरे देखिएगा मॉक्स अभी से चालू कर दीजिए। मॉक टेस्ट राज है सिलेक्शन कराने का। आप क्वेश्चनवा तो पढ़ लोगे, 100 क्वेश्चन तो जान जाओगे ना, मॉक दोगे तो, पैटर्न जानोगे ना, उसकी उसकी इसकी स्ट्रैटेजी जानोगे ना, ये चीज़ें हो। तो मेरे प्यारे बाबू, आपको ये पता चल जाएगा, फ्रेशर बच्चे हैं, चाहे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोनों लोग को मॉक देना है। अब मॉक देते समय क्या देना है? सबसे पहले कौन-सा मॉक देना है? प्रीवियस ईयर का मॉक देना है, लास्ट 5 ईयर के मॉक्स देना है। मॉक समय देते समय देखिए आप गलती क्या करेंगे, एक लिमिट टाइम ज़रूर बनाइएगा। 90 मिनट में ही मॉक्स आपको छोड़ देना है। आदत डालना पड़ेगा भाई। बहुत सारे बच्चे मॉक्स देते हैं 90 मिनट के बजाय
100 मिनट भी देते हैं, 200 मिनट भी देते हैं, या कोई लोग पीछे 90 मिनट से पहले ही छोड़ देता है। ऐसा गलती कभी मत करिएगा। आप एकदम अपनी घड़ी में टाइम सेट करिए, 10 बज गया तो 10 बजे के बाद 90 मिनट के बाद मैं इस चीज को ऑफ करूंगा, यानी इस मॉक टेस्ट को बंद करूंगा। उससे पहले मैं बंद नहीं कर सकता हूँ। ये आपके अंदर प्लान होनी चाहिए। तो आपका मॉक पूरा 90 मिनट दीजिए, आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ भी आ रहा है उसमें बनाते रहिए, देखते रहिए, इधर उधर जो समझ में आ रहा है, जितना आ रहा है वो समझिए, लेकिन 90 मिनट से पहले नहीं छोड़ना है। टाइम को जरूर बांधना है। पहला सेक्शन जरूर बांट लीजिएगा, सेक्शन जरूर बांटिएगा कि पहले आपको मैथ अटेम्प्ट लेना है, कि रीजनिंग लेना है, कि जीएस लेना है, कि इंग्लिश लेना है, कि हिंदी। देखिए मैं बताता हूँ, मेरी जो मानना है कि आप मॉक देते समय पहले आसान सेक्शन को उठाएंगे, जो आपको आसानी से आता है, जो चैप्टर आपको बहुत आसान मतलब लगता है कि हिंदी हमारा बहुत बढ़िया, तब उठाइए। रीजनिंग बहुत बढ़िया, पहले उठाइए। क्यों? अगर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कहीं आप रेस में दौड़ने जाते हैं और शुरुआत में भी आपका जोश एकदम जोश से है, तो आगे भी आप पूरे जोश से काम करेंगे। शुरुआती लरवाल करेंगे तो भाई जोश कहाँ से आएगा? मतलब अगर शुरुआत में ही हाँ प्यारे, देखिए तो मैं यही बता रहा था कि आपको सेक्शन बांट लेना है। सेक्शन जब तक नहीं बांटेंगे ना तब तक नहीं आएगा। आपको जो आसानी से आता है, जो सेक्शन आपका अच्छा है, पहले उससे शुरुआत करें। क्यों? जब आसान वाला लगाएंगे तो आपका हौसला बढ़े, और आगल आगल बना लेंगे, 10 15 बना देने। शुरुआत में जब बना लेंगे तो आपको हौसले बुलंद होंगे, और हौसले बुलंद होंगे तो आगे मॉक बहुत अच्छा जाएगा। अब शुरुआत में फंस गए 2 4 सवाल में तो आपका मॉक पूरा खराब हो जाएगा। तो आपको जरूर ऐसा काम करना है, उस सेक्शन को उठाना है। आपको कुछ भी हो सकता है, आपका मैथ अच्छा हो सकता है, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, जो भी आपका अच्छा है। 90% बच्चे रीजनिंग उठाते हैं, क्योंकि रीजनिंग 90% बच्चों का अच्छा आता है, या रीजनिंग में सब लोग अच्छा कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आपका हौसला बढ़ जाता है। शुरुआत में 10 15 सवाल जब सही बन जाएगा तो आपके अंदर अब तो बढ़िया करेंगे, तो आगे के सवाल में आपके हौसले मजबूत होते हैं और आप मॉक बहुत अच्छे से दे जाएंगे। अब देखिए सेक्शन बांटेंगे, टाइम लिमिट करेंगे, 2 काम करेंगे। तीसरा काम यहाँ पे करिएगा कि जब मॉक लगाएगा उसका एनालिसिस करिएगा। एनालिसिस ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, जितना कि समझिए कि आप पूरा मॉक लगा दे पूरी जिंदगी और आपको कभी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा अगर आप एनालिसिस नहीं करते। आपको कोई ये बात नहीं बताएगा। और यही चीज है, बच्चों को लगता है ये सब जान के क्या करना है, यही तो आपको जानना है भाई। और ये जानेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। मॉक का एनालिसिस कैसे करें? एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट। एनालिसिस मतलब ये देखना है हमको मॉक में कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें आता है, और क्या क्या ऐसी चीजें जो नहीं आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मॉक दे दिया, तो मॉक में एनालिसिस एनालिसिस करते समय मैथ का एनालिसिस कर रहे हैं, जीएस का कर रहे हैं, रीजनिंग का कर रहे हैं, इंग्लिश। तो आप समझिए कि 25 क्वेश्चन अगर मैथ का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो दोबारा इस 25 में से कोई सवाल, ये 25 का जो टाइप है इनमें से कोई सवाल कभी भी पूछ लेगा तो हमसे छूट नहीं सकता। ये 25 जो जीएस पढ़ लिया आज मॉक का, इसका एनालिसिस कर लिए, तो ये जीएस हमसे दोबारा अब नहीं छूट सकता है, इंग्लिश नहीं छूट सकता है, रीजनिंग ये होना चाहिए मॉक। तो 100 सवाल जब मॉक का दिए तो 100 आपका होना चाहिए, और 100 से जितना रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है सब आपका होना चाहिए। कहते हैं मॉक एक दीजिएगा, लेकिन उस मॉक का 3 घंटे एनालिसिस करिएगा, कम से कम 3 घंटा एनालिसिस। 3 घंटे एनालिसिस का मतलब क्या है कि इस मॉक को 100 सवाल को 3 घंटे तक आपको खाली ढूंढते रहना, कौन आया नहीं आया, कौन सा टाइप आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, इस टाइप का सवाल हमको फंस रहा है, इस टाइप का नहीं फंस रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन में बार बार फंस रहा हूं उसको टिक करिए, इस टाइप में नहीं फंसता हूं। हाँ हिस्ट्री से क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आ रहा है, पॉलिटिक्स से ज्यादा दिक्कत आ रहा है, इस तरह से एनालिसिस करिए। ये सेक्शन मेरा वीक है, ये सेक्शन मेरा, रीजनिंग में ये टॉपिक हमको नहीं आ रहा, अरे यार ब्लड रिलेशन का हमारा सवाल फंस रहा है, यूट्यूब पे सर्च मारे ब्लड रिलेशन, तो दोबारा पढ़ लीजिए, और वो दोबारा ब्लड रिलेशन का सवाल अब हमसे नहीं फंसना चाहिए। ये होता है मॉक का, तब जाके आपका रिजल्ट का इंप्रूवमेंट आएगा। ये काम ना खाली अपना के आप 1 महीना देखो कि मॉक 100 सवाल का दिए, जो पुराने बच्चे हैं उन लोग को पहले ये नसीहत रहेगी, जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, कि लास्ट के ना बाबू मेरे ये 100 सवाल ना लगाइएगा, 100 सवाल लगा के देखिएगा, और उसका एनालिसिस करके 1 महीना देखिए आपका नंबर ना इंप्रूव हो गया। अगर आपके मॉक टेस्ट में 50 से 60 के बीच है, तो अगले 1 महीने में 70 से 80 मॉक्स में आपके आने लगेंगे। खाली 1 महीने के अंदर ये इंप्रूवमेंट आ जाएगा। मॉक्स एनालिसिस से ही मॉक के नंबर बढ़ते हैं, बिना एनालिसिस के बढ़ ही नहीं सकता। एनालिसिस कैसे करना है समझा दिया। हर सेक्शन का अलग पार्ट पार्ट बना के उनका सेक्शन का करेंगे। जो आपको नहीं आता है उसको सीख के तब अगला मॉक देना है, उसे सीखे बिना मॉक नहीं देना है। मॉक कम भले दीजिए, लेकिन वो मॉक 100% वाला होना चाहिए। जरूर आप मॉक लगाइए तो इसका एनालिसिस जरूर करिए।
अब हमसे बच्चे ये पूछते हैं, देखिए पहले आप तैयारी कर लिए, फिर आपने मॉक लगाया, मॉक लगाने पूरी प्लानिंग में बता दिया। अब आपके मन में तीसरा क्वेश्चन जो आएगा ये, कितने घंटे पढ़ना है सर? कैसे पढ़ना है सर? पढ़ने में मन नहीं लगता सर। कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ सर। कभी-कभी बहुत जोश आता है पढ़ने में, कभी-कभी एकदम ही मन नहीं करता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि ना अभी जीडी से निकल ही जाए। कभी-कभी ऐसा लगेगा कुछ नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। अच्छे स्टूडेंट हैं आप। अगर आपके साथ ये बातें हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके मन में डाउट आ रहा है तो एकदम सही स्टूडेंट। देखिए, उन्हीं बच्चे के मन में सवाल आएगा जो तैयारी कर रहा है। और तैयारी समझिए ऐसा नहीं, देखिए ना, अगर हम ये सफ़र चलते हैं, तो जब रास्ते में जाते हैं तो ये सोचिए कि भभुआ से निकले हैं और दिल्ली तक जाएँगे तो सब प्लेने रोड मिली, ना। कहीं खाल, कहीं ऊँच, कहीं ब्रेकर, कहीं जाम, कहीं भीड़, हर चीज़ मिलेगा, सफ़र करें। उसी तरह जब आप जीडी की तैयारी करेंगे, तो रास्ते में कभी बहुत जोश आएगा, कभी डिमोटिवेशन आएगा, कभी बहुत हौसला बढ़े, कभी हौसला उससे नहीं घबराना है, ये तो हिस्सा है, यही तो सफ़र है। ये रास्ता जो चल रहे हैं, इस मंजिल को पाने के लिए रास्ते से गुज़र के आपको जाना ही पड़ेगा। बिना गुज़रे आप मंजिल को पा ही नहीं सकते। बिना गुज़रे, इस रास्ते से बिना गए, आप सफ़र पे बिना गए आप मंजिल को पा ही नहीं सकते। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आदम आदम आप पा ही नहीं सकते हैं। तो प्यारे बाबू, सबसे ज़रूरी है आपको सफ़र को तय करना। सबसे ज़रूरी है सफ़र तय करना। आपको आप बहुत से बोलेंगे, "कै घंटा पढ़े?" अरे जितना घंटा मन करा था ना उतनी घंटा। सवेरे पढ़ी कि राती के पढ़ी? अरे जब मन करा तब पढ़ा भैया। ऐसा कोई लॉ नियम नहीं है कि भोर में पढ़बा तो नौकरी लगी या रात के पढ़बा तो नहीं लगी। कोई लॉ नहीं है। बहुत सारे बच्चों को रात में अच्छा लगता है, रात में पढ़िए, भोर में सोइए। बहुत सारे को भोर में अच्छा लगता है, रात में सोइए, भोर में पढ़िए। आपकी चॉइस है, यहाँ पे कोई भी डेफिनिशन ऐसा नहीं है, दुनिया कोई टॉपर, कोई लोग ऐसा डेफिनिशन नहीं दे सकते। अब पहला, कितने घंटे पढ़ने, कितने आवर पढ़ने, ये क्लियर है। दूसरा हमारे मन में आएगा कि सर ये जो घंटे पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे पढ़ ले तो सिलेक्शन हो जाएगा। दुनिया कोई ताकत आपको नहीं बता सकती कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। कोई नहीं बता सकता है। आप अपनी तैयारी 100% दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, बस वही आपका बेस्ट है। 6 घंटा पढ़ लीजिए, 10 घंटा पढ़ लीजिए, 12 घंटा पढ़ लीजिए, 18 घंटा, आपकी जितनी मर्ज़ी पढ़िए। कभी पढ़ाई कम नहीं होती। आप पढ़िए और ये याद रखिए, पढ़ते समय 2 चीज़ का ख्याल रखिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बता रहा हूँ, पढ़ते समय ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बाबू, हमने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। इसके बाद मैं कहूँगा कि देखिए, आपके मन में डिमोटिवेशन, मोटिवेशन ये सब आना कॉमन बात है प्यारे। हौसला बना लीजिए, मंजिल आपके पास आ जाएगी। एकदम पूरे दृढ़ इच्छा के साथ तैयारी में लग जाइए, तो अगले 6 महीने के बाद हमारे कंधे पे वर्दी होनी चाहिए, हमारे कंधे पे स्टार होना चाहिए, बदन पे वर्दी, सर पे टोपी होना चाहिए। अगर आपने अपने आप से वादा कर लिया और अब दिल से लग गया, अगले 6 महीने तक दुनिया कोई ताकत आपको कामयाब होने से लग सकती है। और याद रखिएगा, तैयारी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है लगातार लगे रहना। अगर छोड़-छोड़ के आपने पढ़ाई किया और ये एग्ज़ाम करेंगे, कुछ बरसाती मेढक होंगे आप में, इंतज़ार करेंगे जो या फ़ॉर्म भरा जो या तैयारी करने आएँगे, लिख लीजिएगा, ज़िंदगी में उन लोग का रिज़ल्ट नहीं होता है। उतना दिन में सिलेबस जान जाए वही बड़ी बात है। बरसाती मेढक नहीं बनना है, आज से, अभी से, इसी वक़्त से आपको एकदम लग जाना है तैयारी में और अपने आप से वादा करना है, इस बार अपने गाँव घर लौटेंगे, वर्दी में लौटेंगे, वर्दी पहन के जाएँगे अपने घर और इस बार बहुत सुंदर मौका है, बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, बार-बार मौका ज़िंदगी नहीं देती है। कहते हैं ना, हर इंसान को कामयाब होने के लिए लाइफ़ एक बार मौका देती है, कुछ लोग उसी में निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। आपको निखरने का मौका है बाबू, इसे बिखरने मत दीजिएगा। और इस मौके को, इस अवसर को अपनी ज़िंदगी में कामयाबी लाने में लगा दीजिए। कहिए ना यार, 22 साल मज़ा ले लिए ना, अगले 40 साल मेरे हमको मज़ा लेना है, इसीलिए 6 महीना मेहनत करना है बस। 6 महीने एकदम त्याग करिए, कहिए कि मेरा जीडी है, टारगेट है, किसी हाल में पाना है भाई और उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और कह रहे हैं ना, जिन-जिन को छोड़ोगे सब आपसे उस दिन मिलने आएँगे, जिस दिन आप कामयाब बन जाएँगे। जिस दिन वर्दी आपके सर के कंधे पे लग जाएगी, सब आएँगे आपके पास वापस मिलने के लिए। चिंता नहीं करिए, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बस 100% तैयारी में लग जाना है। इस बार निकाल के आएँगे। बापू तू सपने बड़े देख, मैं उसे पूरा करके दिखाऊँगा। बदन पे चमकती हुई वर्दी, कंधे पे स्टार वाली, सर पे टोपी लगाकर सबसे पहला सैल्यूट तुझे ही दूँगा, सबसे पहला सैल्यूट तुझे ही दूँगा। ये जोश बनाए रखिए, माँ-बाप को दिल में रखिए जो आपके लिए दिन-रात मेहनत करते हैं और मेहनत में लग जाइए। दुनिया कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है और सच्ची दिल से अगर कोई भी तैयारी की जाए,
दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं उस तैयारी को रोक दे। तो मेरे प्यारे बाबू, इस स्ट्रेटेजी के साथ, प्लान के साथ अगले 6 महीने तक दिल लगा बैठ जाइए कि 6 महीने बाद वर्दी में अपने घर लौटेंगे भाई, बिना वर्दी के नहीं जाएँगे। चलिए फिर इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको ले लाते रहेंगे और बस इतना ही। अपना प्यार, सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए, मेरे साथ-साथ जुड़े रहिए और हर एक क्लास को ज़रूर एन्जॉय करिए, देखते रहिए। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हाँ।